गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 20 जिसमें आप लोग को हम गॉस थ्योरम और गॉस लॉ के विषय में बताएंगे। ये गॉस थ्योरम और गॉस लॉ जो है ये 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12th बोर्ड में याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। 2021 लिख भी देते हैं बोर्ड के लिए, चाहे ये सीबीएसई में पूछेगा, आईसीएसई में पूछे या बिहार बोर्ड में पूछे, कहीं ना कहीं इसको पूछना ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये गॉस लॉ है क्या, तो सुनेंगे ध्यान से। अगर किसी भी क्लोज लूप के अंदर में जो भी चार्ज होते हैं, चार्ज व एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम किसके नाम से जानते हैं? गॉस थ्योरम या गॉस लॉ के नाम से। पहला चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी क्लोज लूप हो, ध्यान रखिएगा क्लोज लूप होना ही चाहिए, और क्लोज लूप के अंदर में अगर कोई भी चार्ज है और उस चार्ज में अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसी स्टेटमेंट को देने वाले जो भी थे और उस स्टेटमेंट का क्या नाम पड़ा है? गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। देखिए हम डिफिनेशन भी इसका लिख देते हैं, तब इसका डेरिवेशन सिखाएंगे आप लोग को। है क्या, सुनेंगे ध्यान से। गॉस थ्योरम state that the total electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the magnitude of charge of the charge। ध्यान में यही रखिएगा कि गॉस थ्योरम स्टेट दैट, ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज लूप में वह किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड बाय चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। गॉस थ्योरम के मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू को फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होता है किसी भी क्लोज लूप के अंदर में जो भी चार्ज होता है उस चार्ज में किससे डिवाइड करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। उस चार्ज में किससे डिवाइड करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। तो वही किसका वैल्यू देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर हो गया? इसका दूसरा डिफिनेशन भी हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोग को। इसका दो डिफिनेशन हम लिखेंगे अभी। एक डिफिनेशन दूसरा ये भी कहलाता है। देखिए क्या है दूसरा डिफिनेशन, और में लिख दीजिएगा आप लोग। और में दूसरा डिफिनेशन, it state that surface integral
of electric field intensity for closed surface in vacuum is 1/epsilon times the charge enclosed within the surface. क्लियर हो गया? तो सिंपल याद रखिएगा कि ये सरफेस इंटीग्रल होता है। ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/epsilon टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विथ क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में जो भी चार्ज होगा उसमें अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो वही किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लक्स के वैल्यू को। अब सिंपली याद रखिएगा आप लोग, जैसे हम एक बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये एक क्लोज लूप है आपका, ये एक क्लोज लूप है। अब इसके अंदर में यहाँ पे कोई चार्ज है, तो अगर इसके फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होगा Q enclosed by epsilon naught। या आप फ्लक्स का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं किसी भी क्लोज लूप में, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन। ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस में जो भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस के अंदर में जो भी चार्ज होंगे, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। याद रखिएगा ये गॉसियन सरफेस के शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ इनसाइड के चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटसाइड के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर बोर्ड में आप लोग को 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको गॉस थ्योरम का डेफिनेशन या गॉस लॉ के विषय में पूछा जाएगा। ध्यान में रखना चाहिए ये चीज। अगर मान लीजिए 5 मार्क्स में पूछता है तो डेफिनेशन के बाद आप इसका डेरिवेशन भी निश्चित करेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये एक गॉसियन सरफेस है, अब इसके अंदर में यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज -Q2 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q3 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q4 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q5 है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में जितने भी चार्ज होंगे सभी चार्ज का सम बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। तो फ्लक्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अगर लिखेंगे हम तो लिखेंगे Q1 -Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर हो गया आप लोग को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू गॉसियन सरफेस के साइड शेप ETC से इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि
क्लोज सरफेस के अंदर में जो भी चार्ज हो सभी चार्ज के सम बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम किसके नाम से जानते हैं? फ्लक्स के नाम से। क्लियर हो गया? यहाँ पे ध्यान में यही रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस के इनसाइड में जो भी चार्ज होता है टोटल चार्ज के सम बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ये था आपका गॉस थ्योरम का बेसिक डिफिनेशन। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं उसी को आगे हम बताने वाले हैं। थोड़ा वो इम्पोर्टेंट है, जब भी बोर्ड में आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाए तो डेरिवेशन भी देता है, तो डेरिवेशन करना ही पड़ेगा आप लोग को। देखिए अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन का। ड्राइव करना सिखा रहे हैं आप लोग को। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ। आप लोग को गॉस थ्योरम को तो प्रूव करना है किसके बेसिस से? कूलम्स लॉ के बेसिस से। तो देखिए इसके लिए हम एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे, एक स्फीयर ले लिए हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे बाबू? एक स्फीयर लेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर में एक चार्ज हम Q ले लेंगे। एक चार्ज यहाँ पे Q ले लिए हैं, इसके इनसाइड में एक हमने चार्ज Q ले लिया। अब देखिए इसका रेडियस मान लीजिएगा R होगा। इसका रेडियस क्या है? R। एक छोटा सा सरफेस काट लीजिए। ये स्फेरिकल सरफेस हमने काट लिए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है तो निश्चित इसका नॉर्मल एरिया भी इसी तरफ होगा। हमने छोटा सा एरिया यहाँ पे ds लिए। हम यहाँ पे जो छोटा सा एरिया लिए हैं बाबू क्या है? ds है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या लिया जाएगा? यहाँ पे 0 लिया। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक चार्ज ले लेते हैं Q0 और हम मान लिए हैं इसका रेडियस कितना है आपको? R। इसका रेडियस जो दिया है आपके पास वह R दिया है। तो सबसे पहला काम क्या किए हमने? ध्यान से सुनेंगे। एक हम स्फेरिकल सरफेस लिए यानी स्फीयर लिए। स्फीयर के अंदर में सेंटर पॉइंट पे एक चार्ज Q दिए हैं और हमें फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज Q0 माने हैं, एक छोटा सा स्फीयर लिए हैं जिसके वैल्यू को हमने ds दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। अब यहाँ पे सेंटर से सरफेस का जो रेडियस है वह क्या है आपके पास? R है। अब इसके विषय में हम 1-2 लाइन लिख देते हैं आप लोग को, तब आप ड्राइव करिएगा इसको। We consider a spherical surface of radius spherical surface of radius r and a charge q at the center of
sphere, at the center of a sphere. Consider a small element of area ds and electric field intensity and area, नॉर्मल एरिया इसको कहते हैं, आर आउटवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या किए हमने इसको ड्राइव करने के लिए, देख ही रहे हैं, हमें गॉस लॉ को ड्राइव करना है और गॉस लॉ को ड्राइव करने के लिए हमने क्या लिए हैं, एक स्फीयर लिए हैं। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज को लिए हैं बाबू, और उस चार्ज का नाम हमने क्यू दिए हैं। उसके बाद स्फीयर के रेडियस का नाम हमने आर दिया है, और एक छोटा सा एरिया काटे हैं, उसका नाम हमने ds दिए हैं। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। अब देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले फोर्स का वैल्यू निकालना है, फॉरम कूलम्स लॉ, फॉरम कूलम्स लॉ। फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पे कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। फिर हम इसी तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है फोर्स बाय चार्ज, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम किस चार्ज से डिवाइड करेंगे, क्यू नॉट से। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप लोग, 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर, आर क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल वैल्यू हो गया Q/4πε0 आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो सिंपल वैल्यू याद रखिएगा, Q/4πε0 आर स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिए हैं। अब आप जानते हैं, we know that देखिए यहाँ पे we know that फ्लक्स का वैल्यू आप जानते हो, फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होता है किसी भी क्लोज लूप में E.ds। अब देखिए यहाँ पे क्लोज लूप में E.ds दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो E.ds cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो थीटा लेते हैं, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो यहाँ से इसका सिंपल वैल्यू होगा क्लोज लूप में E/ds, E बाहर निकल जाएगा, ds हो जाएगा, और यहां से जानते हैं ये छोटा सा एरिया ds है, ये छोटा सा एरिया ds है। छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने के तरीका को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। और टोटल एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πr²। स्फीयर का एरिया होता है 4πr², लिख दिए। तो अब यहां से फ्लक्स का वैल्यू देखिए क्या होगा, क्लोज लूप में फ्लक्स का वैल्यू आपको पता होगा कि क्या होगा। यहाँ पे फ्लक्स की बात कर रहे थे हम, अब देखिए फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो है ही E/ds,
चलिए इसको पहले प्रूव कर ही देते हैं। तो ई का वैल्यू फर्स्ट से पुट करिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इससे ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो यहां से इसका वैल्यू q बाय क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स का वैल्यू हो गया क्लोज लूप में E ds, और इसी को हम लिख सकते हैं q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को आप अगर ड्रैग कर देते हैं, यही प्रूव्ड हो गया। तो आपको कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स का। तो इसी बेस से आप ड्रैग कर देंगे इस चीज को। सबसे पहला इसको ड्रैग करने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर लेते हैं, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज q देते हैं, उसके बाद जिस किसी पॉइंट पे निकालना होता है फोर्स वहां पे यूनिट चार्ज ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। फोर्स का फार्मूला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और हम जानते हैं फ्लक्स का वैल्यू E ds। फिर यहां से हम प्रूव कर दिए फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है बाबू, q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है। देखिए यहां पे अब हम बात करते हैं कि गॉस लॉ कहां पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला चीज है कि गॉस लॉ जो है वह सिमेट्रिकल बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिकल चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो लिख देते हैं पहला, द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस शुड बी symmetry about charge और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल याद रखिएगा, गॉस लॉ जो है, अगर कोई भी बॉडी सिमेट्री है और वहां पे अगर आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालना हो तो आप किस लॉ का यूज कर सकते हैं, गॉस लॉ का। भी हम कुछ एग्जांपल आप लोग को दिखाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको E कहते हैं, इज same at all the point on the गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा है जो थीटा होता है, द थीटा मस्ट बी सेम at all the points of the Gaussian surface। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल क्या होता है, सेम होता है। और लास्ट पॉइंट है गॉसियन surface must not
सरफेस कभी भी नहीं पास करेगा किससे बाबू, पॉइंट चार्ज से। कहां से, पॉइंट चार्ज से। गॉसियन सरफेस कभी भी नहीं पास करता है किससे, एनी पॉइंट चार्ज से। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गॉसियन सरफेस हमेशा एप्लीकेबल होता है सिमेट्री चार्ज बॉडी के लिए या सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम। और थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच में। तो थीटा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच में किस किस पे, तो गॉसियन सरफेस पे ऑलवेज सेम होगा। उसके बाद हमने लिखे हैं कि गॉसियन सरफेस कभी भी नहीं पास करता है किससे, पॉइंट चार्ज से। किससे, पॉइंट चार्ज से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान में ये भी रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। तो इस चीज को आपने भली भांति समझ चुके हैं। अब इसके आगे दिखाते हैं आप लोग को कुछ हम देखिए, अभी ये एक सेमी सिलेंडर है और सेमी सिलेंडर क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि टोटल अगर सिलेंडर होता है तो वह सिमेट्री होता है। ये अभी सिमेट्री नहीं है, तो जैसा नीचे है वैसा ही हम एक ऊपर बनाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये एक सिमेट्री हो गया, ये अब एक सिलेंडर हो गया और वह क्या हो गया बाबू, एक सिमेट्रिक सरफेस हो गया। अगर ये एक सिमेट्री हो गया तो आपको पता है कि फ्लक्स का वैल्यू टोटल सिलेंडर के चलते, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे जाएंगे, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इसमें इधर जाएगा, इससे ऐसे निकलेगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया और सिमेट्रिक के चलते यानी फ्लक्स का वैल्यू किसके लिए बाबू, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर के केस में सिंपल होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आधा की ही बात कर रहा है तो निश्चित है हाफ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेमी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सेमी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसका निश्चित वैल्यू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज आप देखिएगा, क्या जो आपके पास सरफेस है वह सिमेट्री है या नहीं है। जब तक सिमेट्री नहीं होगा तब तक आप फ्लक्स का वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले उस सरफेस या बॉडी को आप क्या करोगे, सिमेट्रिक बना करके ही इसका वैल्यू। देखिए आपके पास अभी एक सेमी स्फीयर है, तो ये सेमी या हेमी दोनों की बात कर रहे हैं, सेमी हो या हेमी हो, अगर इसकी बात करेगा कोई तो क्या ये सिमेट्री दिख रहा है आप लोग को, तो ये सिमेट्री नहीं है। जब तक ये सिमेट्रिक नहीं होगा तब तक आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सिमेट्रिक बनाइए, यानी एक स्फीयर बना दीजिएगा आप लोग। अब जैसे ही ये स्फीयर हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा बाबू, ये सिमेट्रिक हो गया। जब ये सिमेट्री हो गया और इसके सेंटर पे फ्लक्स है, तो आप जानते हैं किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर में जो भी चार्ज है, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, फ्लक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहला काम है कि कोई भी अगर आपके पास बॉडी या जो भी दिया है, आप सबसे पहले उसको सिमेट्री बना देंगे। सिमेट्री का मतलब है जितना नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए, उसको सिमेट्री कहते हैं। सिंपली ध्यान में रखिएगा, सिमेट्री का मतलब होता है हम शकल सेम, उसको सिमेट्री कहते हैं। तो अभी ये सिमेट्री अब बन गया है। तो आप जानते हैं कि किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज होता है तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो यहाँ पे आप से कोई पूछेगा फ्लक्स क्या होगा स्फीयर का, तो फ्लक्स किसका, स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर का फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें पूछ रहा है मात्र सेमी का या हेमी जो भी है। तो अगर आपसे पूछेगा हेमी स्फीयर की बात
आधा का, तो निश्चित ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका सिंपल वैल्यू होगा Q/2ε0। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? दो एग्जांपल दिए हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्क्वायर। देखिए हमें स्क्वायर का पूछ रहा है ऑफ साइड ए। जैसे देखिए ये एक स्क्वायर है, इसका साइड आपको ए दिया हुआ है, इसका साइड ए है, ये भी साइड इसका ए ही है, और आपको यहां पे चार्ज दिया हुआ है Q, लेकिन ये जो है a/2 डिस्टेंस पे है, a/2 डिस्टेंस पे है। ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर से आपको जो चार्ज दिया गया है वह a/2 डिस्टेंस पे। स्क्वायर का साइड आपके पास कितना दिया हुआ है बाबू? a दिया हुआ है, और चार्ज जो रखा हुआ है वह कितना दूर पे रखा हुआ है? a/2। तो अभी आपको अगर कोई पूछेगा तो क्या ये सिमेट्री दिख रहा है? तो ये सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इस चार्ज को इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हम एक क्यूब लेते हैं, ये एक क्यूब ले लिए। अब जैसे ही एक क्यूब लेंगे, क्यूब ले चुके हैं हम लोग, ये क्यूब हो गया अब आपके पास, और अब ये चार्ज कहां पहुंच जाएगा? इसके सेंटर पे। तो देखिए अब ये सिमेट्री दिखने लगा आपको। तो आप जानते हैं कि इस केस में फ्लक्स की बात करेगा फाई किसका बाबू? क्यूब का, तो सिंपल होगा Q/ε0। फाई अगर कोई पूछेगा, क्योंकि हमने बताया कोई भी सिमेट्री बॉडी हो, एनी टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक बॉडी, अगर उसमें फ्लक्स की बात करेगा तो फ्लक्स का सिंपल फार्मूला होता है Q/ε0। अब देखिए एक क्यूब में कितने स्क्वायर है? तो 6 स्क्वायर, 1 2 3 4, एक ये हो गया 5 और ये एक हो गया 6। तो हमें सिर्फ एक की बात कर रहा है। तो एक क्यूब में कोई पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर, तो कहिएगा 6 होगा। तो देखिए फ्लक्स किसके चलते बाबू? स्क्वायर के चलते पूछेगा तो सीधा कहिएगा 1/6 Q/ε0, क्योंकि एक क्यूब में कितना स्क्वायर होता है? 6, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सिंपल होगा स्क्वायर के चलते 1/6 Q/ε0, 1/6 Q/ε0, 1/6 Q/ε0। तो क्लियर हो गया फ्लक्स कैसे निकालते हैं? फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहला काम है देखना कि क्या बॉडी सिमेट्री है या नहीं है। अगर बॉडी सिमेट्री है तो सिंपल फ्लक्स का वैल्यू होता है Q/ε0। अगर बॉडी सिमेट्रिक नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम होगा कि बॉडी को आप क्या करोगे? सिमेट्री बना लीजिएगा। जब बॉडी सिमेट्री हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, और आपको जिसके चलते कहेगा फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए उसके चलते आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है, एससी वर्मा में ये सब क्वेश्चन क्या हुआ है हमने बता चुके हैं। अब इसके आगे अगले क्लास में बताया जाएगा।